मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है वासनास। वासना वर्ड समझते हैं? वासना मतलब हम भी जो समझते थे उसका मतलब इसमें वो नहीं है, इसमें अलग मतलब दिया है। इन्होंने कहा है, जैसे आपने कहा कि सर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बता दीजिए आसान सी, इसको करके हम बहुत जल्दी डेवलप कर जाए जनों का। इसमें भी थोड़ा बहुत बता करके उसके बाद कहा है कि पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व जब तक नहीं कर लेंगे आप, तब तक आपके लिए सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज बेमानी रहेंगी, उसका फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिज्म में या लाइफ में क्या है आपके हिसाब से? कि लोग टेंशन और इनके हिसाब से है, इनके हिसाब से है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ टू कीप अप आवर इंटरेस्ट एंड enthusiasm for the quest in spite of countless difficulties and reverses। कि हम लोग क्वेस्ट, इसको बोलते हैं क्वेस्ट। आप आए यहाँ पर, हमने कहा जिनों का पढ़ाएं आपको, आपने कहा बिजनेस के बारे में पढ़ा लीजिए, पहले वो खत्म कर लें। तो बिजनेस तो भाई पैसे रुपए का मामला है, जिससे हम लोग अमीर बनेंगे। लेकिन जिनोगा तो अपने अंदर घुस करके अपने आप को खोजने का मामला है। तो ये क्वेस्ट है। क्वेस्ट मतलब खोज। जब आपने शुरू शुरू में जिनोगा सुना कि जिनोगा से तो बहुत चमत्कार हो गए, तो आपको इच्छा हुई कि चलो अपने को खोजते हैं। तब आपने कहा था सर मुझे ये किताब पढ़ाइए। आज ये लगा कि नहीं, पहले बिजनेस का कर लें, इसको बाद में कर लें। तो ये कह रहा है कि हमारा एंथुजियाज्म, हमारी एनर्जी और हमारा इंटरेस्ट क्वेस्ट के प्रति धीमे धीमे कम हो जाता है। वो कैसे जगा के रखें? किसी लेवल पे सच होगा। हम्म। तो ये कह रहा है कि हम लोग का जो, हम लोग किसी किसी बड़े महात्मा गुरु से मिलेंगे तो शांत हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनसे दूर हटेंगे तो हमारी धीमे धीमे रूटीन लाइफ चालू हो जाएगी और हमारा इंटरेस्ट सब, गहराई सब खत्म हो जाएगी। बोलता है वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सबकी जिंदगी में मोनोटनस रूटीन होती है। मोनोटनस मतलब बोरिंग रूटीन। इसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं ग्रुअर अल्टाग। रोज उठना, रोज नहाना, रोज धोना, रोज कपड़े पहनना, रोज ब्रश मंजन करना, वही कपड़ा पहनना, जूता वही पहनना, मोजा वही पहनना। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे हीरो हो किसी पिक्चर का, चाहे क्रिकेटर हो, सबके लिए वही रूटीन रोज की रोज। इसकी वजह से हमारा जिंदगी के प्रति जो इंटरेस्ट है, अपने आप को खोजने के प्रति जो इंटरेस्ट है, वो धीमे धीमे सूख जाता है। फिर किसी से मिलेंगे, कुछ दिन के लिए आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, रूटीन खत्म कर देती है उसको। बोलता है किसी भी आदमी के लिए एसिड टेस्ट, कि वो आदमी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा अपने मंजिल पर, एक ही टेस्ट है। और वो ये नहीं है कि मुश्किलों के समय कैसा वो है, रूटीन लाइफ में कितना सीरियस है। मतलब जैसे आप बस अड्डे पे खड़े हैं, बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो कितने अधीर हैं, अधीर हैं। अगर आप अधीर हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं, तो आप नहीं पहुंचने वाले। क्योंकि अपने अंदर घुसने के लिए तो बहुत धीरज चाहिए, और आप जब बस के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं धीरज के साथ, तो अपने अंदर क्या पहुंचेंगे? अब वाइफ से लड़ाई हो रही है, उसमें अधीर हो रहे हैं कि नहीं तुरंत मेरी बात मानी जाए, या बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि तुरंत पढ़ाई करो और तुरंत सुधरो। जब आप बच्चे को धीरज के साथ नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, तो अपने अंदर की आत्मा को कैसे खोज पाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज्यादा धीरज चाहिए। बोलता दुनिया में सबसे ज्यादा जो आध्यात्मिक लोग अपने आध्यात्म से भटक गए हैं, और जैसे आजकल आसाराम जी के बारे में कहानी हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही हैं क्योंकि आदमी अपनी लाइफ से बोर्ड हो जाता है।
कर रहा है, खूब तपस्या ध्यान कर रहा है, फिर बाद में जब मौका मिला तो थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती के लिए उस मौके का फायदा उठा लिया और भटक गए। जनुगा में एक शब्द बताया गया है, प्रीति। वैसे हम लोग आमतौर पे पढ़ते हैं प्रीति, लेकिन जनुगा में प्रीति का मतलब है खोज के लिए एक एनर्जी जो खत्म नहीं होती। छोटे बच्चों में जैसे एनर्जी खत्म नहीं होती, सो के जब उठेंगे, जब तक नहीं सो जाते तब तक उनके अंदर में पता नहीं कैसी 100 वाट की बल्ब जलती रहती है। तो जनुगा में भी कहते हैं आदमी के अंदर में अपनी खोज के लिए एक तरह की एनर्जी होती है, उसका नाम है प्रीति। बोलता है जब हम हमारे मनपसंद काम के लिए तो हम सब खुशी खुशी काम उठ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो काम हमको पसंद नहीं होता उसके लिए हम बहुत मन से उठते नहीं है। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि जब आपको अपने अंदर खोज के लिए एनर्जी रहेगी, तभी आपके अंदर में क्रिएटिविटी भी आएगी। क्रिएटिविटी मतलब होता है कुछ नया कर पाना। जैसे आप श्रीश के साथ रहते हैं या घर पे ज्योति के साथ रहते हैं, क्रिएटिविटी मतलब आपके वहां रहने से कुछ नया और कुछ अच्छा होगा। और क्रिएटिविटी या एंथुजियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप बोझ की तरह रहेंगे, जो काम मिला है काम करके फिर वही बैठ करके अपना कुछ ना कुछ टाइम पास कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी और ये प्रीति आती कहाँ से है? वो आती है प्रोफाउंड इंटरेस्ट से। प्रोफाउंड इंटरेस्ट मतलब बहुत गहरा इंटरेस्ट। ये ऐसा इंटरेस्ट है कि किसी चीज के प्रति नहीं है, किसी आदमी के प्रति नहीं है, ये अपने आप में है। छोटा बच्चा है, उसको सांप देख लेगा तो उसको लगेगा ये क्या है, कंप्यूटर देखेगा तो उसको लगेगा ये क्या है, उसके लिए हर चीज इंटरेस्टिंग है। एकदम छोटा बच्चा जो साल भर का होता है वो हर चीज पकड़ने की कोशिश करता है, जो चीज हिलती डुलती है, उसको पता नहीं चलता सांप खतरनाक है। वो इंटरेस्ट है उसका, एनर्जी जो है, उसको लग रहा है ये क्या है ये। जैसे आपके सामने कोई नई गाड़ी बड़ी ले आए, कल राजू भैया आए तो गुरुजी के बारे में जब बता रहे थे, वो भी यही कह रहे थे, बोलते हैं पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, इतनी महंगी गाड़ी तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो जब नई गाड़ी देखी तो इंटरेस्ट जग गया। लेकिन प्रोफाउंड इंटरेस्ट किसी चीज के प्रति नहीं होती, वो अपने आप में है, टॉर्च की तरह जलती रहती है अंदर। और प्रोफाउंड इंटरेस्ट का उल्टा क्या होगा? डिसइंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट ही नहीं। बोलता है हम लोग आमतौर पे या तो मानते हैं कि खूब गहरा, ये आदमी बहुत गहराई से किसी काम को मन से करता है, या तो लगता है कि काम करना ही नहीं चाहता। ये दो उल्टे दिखते हैं, लेकिन इसके बीच में एक चीज है जो हम मिस कर जाते हैं, और वो है सेंसेशनलिज्म या सुपरफिशियल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है लेकिन ऊपर ऊपर से। होमवर्क कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, क्यों? सर ने दिया है। होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो टीवी में है। लेकिन होमवर्क में ऐसा भी नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही। लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा तो पापा खुश हो जाएंगे। तो ऊपर ऊपर से इंटरेस्ट है। आप गए, भाई हैं भाई, आप बात कर रहे हैं कि आज ये बात हुई वो बात हुई। मान लीजिए आपने उनको जुनूबा के बारे में बताया, सुन लिया, आपसे बहस कर ली, लेकिन बहुत गहराई से बहस नहीं हुई, इतनी गहराई से कि वो उनकी खोज बन जाए। एक एक जगह एक बार ऐसा एक कहानी सुनी है हमने। गौतम बुद्ध के पास एक राजा साहब आते थे, बहुत बड़े राजा थे वो, और सुन के बड़े खुश हो जाए वो। अपने बेटे को भी बोलते थे जाओ बेटा तुम भी सुना करो उनको, उनसे ज्ञान मिलेगा, तुम्हें दिशा मिलेगी। और वो बेटा एकदम अय्याश, दारू और लड़कियां यही सब उसकी जिंदगी थी। एक दिन वो चला गया, बाप ने कहा था चले जाया करो, चला गया, शाम को वापस ही नहीं आया। 2 दिन नहीं वापस आया। तीसरे दिन जब नहीं आया तो राजा ने पूछवाया कहाँ है मेरा बेटा, देखा तो वो साधु बन गया, बाल वाल कटवा करके भिक्षु बन गया। तो ये क्या कर दिया? तो पापा इतने सालों से तुम आ रहे हो, गुरुजी को सुन रहे हो, बुद्ध को, तुम्हें समझ में नहीं आया कि जिंदगी यही सब कुछ है? तुम आकर सुनकर चले जाते हो बस, तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, खुद अच्छी अच्छी बातें करते हो। मैं तो आया, मुझे तो समझ में आ गया यही सत्य है।
सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यही करूंगा अब। तो उसके पिताजी को सुपरफिशियल इंटरेस्ट था, सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन उसके बेटे को डीप इंटरेस्ट, प्रोफाउंड इंटरेस्ट। इसलिए गौतम बुद्ध के जमाने में करीब 25-25 हजार राजा, अमीर अमीर लोग सब साधु बन जाते थे। इसलिए तो बिहार गरीब हो गया, क्योंकि उस जमाने के जितने भी कर्मठ और बलशाली लोग थे, सब साधु बन गए। देश का विकास कैसे होगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा? इसीलिए बिहार गरीब हो गया, ऐसा कहा जाता है। कहता है कि हम लोगों की जिंदगी सुपरफिशियल लाइफ चल रही है। कुछ कर लिया, उससे फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया। दोस्ती भी बहुत गहरी नहीं होती हम लोगों की, आम गहरी दोस्ती होती है। और ऐसा क्यों है, हम लोग क्यों सुपरफिशियल हो गए हैं? क्योंकि हम जी रहे हैं टेक्नो सिविलाइजेशन में। टेक्नो माने मशीन, सिविलाइजेशन मतलब लोग। टेक्नो मतलब मशीन, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, हर चीज के लिए मशीन हम लोग के पास। 500 साल पहले या 100 साल पहले भी अगर आपको पिक्चर देखना हो तो पिक्चर था ही नहीं, नौटंकी हुआ करती थी, रामलीला हुआ करती थी। अब 15 साल पहले भी खाली एक टीवी चैनल आता था, डीडी। अब तो 100 से भी ज्यादा है। उसको बोलते हैं टेक्नो सिविलाइजेशन। और टेक्नो सिविलाइजेशन जो है, उसका आधार क्या है, किस चीज, क्या है ये, कैसे बना है ये? मशीन बनी है दो चीजों के लिए, एक स्पीड के लिए और एक एफिशिएंसी के लिए। स्पीड मतलब हर चीज हो और फटाफट हो। दिल्ली से लखनऊ पहुंचना है या लखनऊ से लखीमपुर पहुंचना है, तो अगर 6 घंटे में पहुंचते हो तो 2 घंटे में पहुंचो, स्पीड। हवाई जहाज से पहुंचोगे तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे, स्पीड। तो तकनीक बनी इसलिए ताकि चीजें जल्दी हो सकें। और दूसरी एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी मतलब और अच्छे से। अगर कोई चीज, एक मोटरसाइकिल चल रही है 1 लीटर में 50 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, तो नई आ जाएगी लिखा रहेगा 80 किलोमीटर दे रही है एवरेज। एफिशिएंसी है कि एक काम को, एक डॉक्टर है वो 1 घंटे में 15 अल्ट्रासाउंड करता है, तो उससे भी ज्यादा अच्छा अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कौन है जो 1 घंटे में 50 अल्ट्रासाउंड करता है, ज्यादा एफिशिएंट है। तो टेक्नो सिविलाइजेशन जो है वो उसके ऊपर किस चीज पर आधारित है? वो स्पीड और एफिशिएंसी पर। कि हम सब पूजा करते हैं स्पीड की। जल्दी, बच्चे ने जल्दी अगर कोर्स खत्म कर दिया, जल्दी पढ़ाई कर ली, तो उसको हम शाबाश बोलते हैं। और किसी बच्चे ने बहुत अच्छा बोल दिया, कहानी सुना दी, नंबर बोल दिया, कविता सुना दी, उसको हम शाबाश कर देते हैं। तो हम लोग के यहाँ स्पीड और एफिशिएंसी की पूजा होती है, और ये अपने आप में बीमारी है। क्यों? क्योंकि 10 बच्चों में से एक ही तो बहुत एफिशिएंट होगा, बाकी तो कम लायक होंगे। तो आपने क्या कर दिया कि जो एक बच्चा लायक है उसको तो चढ़ा दिया, उसको तो खूब खाना खिला दिया। हम्म। इस पर थोड़ा सा मैं और बात करना चाहूंगा, स्पीड और एफिशिएंसी पर। क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा राहत मिली। क्योंकि जब तक इसको मैंने नहीं पढ़ा था, तब तक मुझे लगता था मैं बहुत लायक नहीं हूँ, मुझसे बहुत लायक। मैंने उस समय जब पहली बार इसको पढ़ा था, मैंने एमबीबीएस किया था, एमडी नहीं किया था, और तैयारी कर रहा था एमडी करने के लिए। एक इम्तिहान दे दिया, फेल हो गया। जितनी बार फेल होते थे उतनी बार दुखी होते थे, शर्म आती थी, बेइज्जती होती थी, माँ बाप भी खराब खराब बोलते थे, अंदर गिल्ट भी आता था कि पैसा भी बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया। लेकिन जब इसको पढ़ा तो मुझे राहत क्यों मिली? क्योंकि मुझे पहली बार समझ में आया, आशीष भाई, ये तुम कोई भी चीज करना चाहते हो, वो जल्दी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तुम्हारी स्पीड घोड़े की नहीं है, तुम्हारी स्पीड गधे की है, मान लो। तो गधा अगर घोड़े की तरह दौड़ने की कोशिश करेगा तो 10 कदम चलेगा फिर बैठ जाएगा। लेकिन अगर गधे की तरह चले तो 100 किलोमीटर चल सकता है आराम से। तो उस दिन से मेरी यात्रा जो है, मेरी स्पीड मैंने स्लो कर दी। मैंने अपने आप को कह दिया, आशीष भाई तुम बहुत अच्छा काम नहीं करोगे,
तुम कम अच्छा काम करो, और बहुत तेज नहीं करोगे, कम तेज करो। इस किताब को तुम 3 महीने में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 साल में पढ़ लो, या 30 साल में पढ़ लो, या 30 जन्म में पढ़ लो। धीमे 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 पढ़ो, और बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, खराब से पढ़ो। जितना समझ में आता है उतना समझो, जब ना समझ में आए दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। जब मैंने अपने अपनी स्पीड स्लो कर दी, स्लो मतलब जैसी स्पीड थी, तो मैं ज्यादा समझ पा रहा था इसको। और उसके बाद फिर मेरे आसपास जितने लोग थे, सब मुझे अच्छे लगने लगे, क्योंकि उसके पहले खाली दिमाग में एक हमेशा जजमेंट चलता था। हाँ, ये आदमी लायक है, ये अच्छा है, इसको दोस्ती करने लायक है। ये आदमी नालायक है, इसको भगाओ यहाँ से, ये घर में घुसने लायक नहीं है। सोचिए कितने कम दोस्त होंगे। लेकिन जब ये दिखाई दिया कि नहीं, सभी अपने यात्रा से, सभी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, सभी दोस्त हैं, उस दिन के बाद से मेरी लाइफ में इतना यू टर्न आया था कि मैंने जब स्पीड को और एफिशिएंसी को छोड़ दिया, टेंशन खत्म हो गई यार। मैं अपने आप को जब एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नालायक हूं, तो जो मेरे अंदर काबिलियत थी थोड़ी बहुत, वो दिखना शुरू हुई। उसके पहले तो सारी की सारी नालायकियत ही दिखती थी मेरे अपने अंदर में, कुछ कर ही नहीं पाते थे। यही चीज मैं शीश के अंदर देखता हूं। अगर शीश 5 साल का है और वो मैं चाहूं कि नहीं फर्स्ट आए क्लास में, तो जो उसके अंदर काबिलियत है वो भी नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, खेल कूद रहा है, तो पहुंच जाएगा अपने आप। या नदी बहती है, कुछ नदी स्लो बहती है, कुछ कुछ स्पीड में बहती है। और नदी स्लो क्यों बहती है? क्योंकि उसका जो वो स्लोप होता है, स्लोप समझते हैं उसकी जो, हाँ, कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर ऐसा होता है। तो जहां पर ऐसा होगा वहां तेज बढ़ेगी, बहेगी, और जहां ऐसा होगा वहां धीमी धीमी बहेगी। इसमें नदी की थोड़ी बुराई या अच्छाई है। वहीं पर जो लड़का पढ़ रहा है, कहीं किताब आसान है, कहीं मुश्किल है। अब मुश्किल किताब के लिए उसको धक्का मार के तुम बोलोगे जल्दी पढ़ो, और आसान के लिए तुम बोलोगे धीमे धीमे पढ़ो, तो बच्चे अपने आप टेंशन में आएगा, तनाव में आ जाएगा भाई। कि जो नॉर्मल स्पीड है उससे तुम तेज करोगे, तब तनाव में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में स्पीड को और एफिशिएंसी की पूजा करेंगे, तब आप क्वेस्ट नहीं पा सकते, आप खोज से भटक जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे जल्दी से मिलना चाहिए मुझे सत्य, जल्दी से शक्तिमान बन जाऊं, सुपरमैन जल्दी से बन जाऊं। नहीं, कोई भी काम हम लोग जब जल्दी के चक्कर में पड़ते हैं। अब मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। एक आजकल एक हमारे दोस्त हैं, वो अपने बेटे के लिए लड़का लड़की खोज रहे हैं। का बेटा डॉक्टर है, तो शादी डॉट कॉम पे डाला, तो एक लड़की दिखाई दी, थोड़ी सी हेल्दी है वो। तो उन्होंने हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब कैसी लड़की दिख रही है? ठीक है सर, क्या पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है ये भी। मैंने कहा, देख लीजिए। तो लेकिन ये मेरे लड़के के मैच की नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलते मेरा लड़का थोड़ा पतला दुबला है, ये थोड़ी मोटी है। मैंने कहा आपको क्या चाहिए बताइए, मतलब लड़की में क्या काबिलियत चाहिए? बोलते हैं पढ़ी लिखी हो, अच्छी डॉक्टर हो, और थोड़ी बहुत सुंदर हो, और घरेलू हो। सब सब जोड़ दिया उन्होंने। मैंने उनसे एक चीज पूछा कि आपको स्वभाव कैसा चाहिए उसका? तो स्वभाव ठीक ठाक हो। स्वभाव के बारे में बात ही नहीं किया उन्होंने। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शादी में पैसा लोग, लेकिन ये जो सज्जन है हमारे दोस्त, वो पैसा भी नहीं चाहते, वो बिल्कुल 1 रुपया नहीं चाहते। लेकिन दूसरी चीज चाहते हैं, वो शक्ल। जब मैंने रिम्पी के बारे में खोजना शुरू किया, सबसे पहली चीज और आखिरी चीज जो मैंने मांगी थी, वो ये कि यार उस बंदी का नेचर अच्छा होना चाहिए, समझदार होनी चाहिए। कि मुझे समझ नहीं पाएगी कोई बंदी, बहुत टेढ़ा आदमी हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन करता हूँ आध्यात्मिक किताब पढ़ता हूँ। मैं आऊंगा सेंटर पे अल्ट्रासाउंड करके, डॉक्टर मरीज देख करके, घर में बैठ के अपनी किताब पढ़ूंगा, तो बोलेगी क्या तुम वहां पर भी किताब पढ़ते हो, वहां पर डॉक्टरी करते हो, यहाँ पर किताब पढ़ते हो, 2 मिनट मेरे साथ बैठ करके बात नहीं कर सकते? बीवियां ऐसी होती हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा चाय बनाया, कॉफी बनाया, तुम नाश्ता बनाया, और तुम बात नहीं कर सकते मेरे साथ 10 मिनट के लिए? तुम्हें बीवी की परवाह नहीं है? ये हम सोचे थे यार लड़की कैसे भी दिखाई दे,
उससे मुझे मतलब नहीं, लड़की का समझदारी होनी चाहिए, तभी यही हमारा हमने बहुत इसको मतलब हाईलाइट करके सोचा था अपने दिमाग में कि जिस लड़की से मिलेंगे उसकी समझदारी को चेक करके तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई आदमी नया सोचता है, उसको लगता है कि लड़की को अब सूट नहीं पहनना चाहिए, जीन्स पहनना चाहिए। कोई आदमी पुराना सोचता है कि नहीं नहीं, लड़की को साड़ी पहनना चाहिए। लड़कियों ने, वो लड़कियां असल में आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं। जैसे मैं डॉक्टर साहब के लिए क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो अपने तरीके से रहें। एक सर्वे हुआ है अभी, कल के अखबार में आया है, 45% लड़कियां दिल्ली में और बल्कि इंडिया में ऐसा आदमी पसंद करती हैं जिनको खाना बनाने आता हो। बनाए चाहे ना बनाए अलग बात है, लेकिन बनाने आना चाहिए। और 40% लड़कियां ऐसी हैं जिनको ऐसे पति पसंद हैं जो उनको कमाने दें। सोच नई या पुरानी नहीं होती है, सोच होती है अपनी खोज। कि मैंने जब दूध से धक्का खा लिया तब मुझे समझ में आया कि शक्ल नहीं, पैसा नहीं, दहेज नहीं, एक और एक चीज, समझदारी। क्योंकि लड़की के साथ जिंदगी भर बिताना है तो शांत बैठ करके दो बात कर सकें, ऐसी लड़की चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इससे निकल के आया है कि अगर आप हड़बड़ाहट में भागेंगे, सुंदरता पता है किस चीज में आती है? एफिशिएंसी में। सुंदर लड़का या लड़की कोई देख ले तो कहेगा अरे तो बड़ा, क्या सुंदर है यार, कितना अच्छा है। लोग तारीफ करेंगे आपकी। आपने शादी करके ले आए तो गांव की औरतें आएंगी देखने के लिए, मुंह दिखाई होती है हम लोग के यहाँ। बड़ा गंदा रस्म होता है। मुंह दिखाई मतलब जैसे कोई आप कार ले आए हैं, लो भैया कार देखो, शक्ल देखो। सोचिए कोई आदमी गोरी चिट्टी है तो खुश, लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर गोरी चिट्टी नहीं है, उसको तो लोग शक्ल देखेंगे, बोले भाई साहब मैंने जब शादी की मैं तो थोड़ा एक बार घबरा गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हैप्पी, 6 फुट, गोरा, हीरो जैसा। देखा है आपने उसकी शक्ल? और सब 6 6 फुट, और मैं यहाँ पर वाला 5 फुटा। लेकिन जब मैंने ये पढ़ लिया जनों का, समझ में आशीष भाई ये ठीक होना चाहिए, ये तो 2 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। और फिर मैं शीशे में अपनी शक्ल देखूं तो मैं सुंदर भी दिखना शुरू कर दिया अपने आप को। जब आप स्लो करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप खाली करने की कोशिश करते हैं, तब धीमे धीमे आपके अंदर में गहराई आती है, तब प्रीति आती है। ये कह रहे हैं अगर आप गहराई है आपके अंदर में, तो आप चाहे स्टॉक मार्केट में नौकरी कर रहे हैं तब भी आप अच्छा आध्यात्मिक रह सकते हैं। आप वैश्या हैं तब भी आपके अंदर वो हो सकती है कि आप भगवान को पालें। और अगर गहराई नहीं है तो आप मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे हैं तब भी आप चोरी कर सकते हैं, चोर बन सकते हैं। नहीं, जिस लड़की ने आपको ये कहा कि आपकी सोच पुरानी है, वो आपको धक्का दे रही हैं, प्रोवोक कर रही हैं, उकसा रही हैं कि चलो मेरे साथ घूमो फिरो मौज करो। वो आपसे कह रही हैं शादी से पहले सब मौज मस्ती कर लें। उनको मौज मस्ती करनी है बेसिकली। ये ऐसे ही है जैसे आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपकी बहन बोले भैया तुम कैसे कंजूस आदमी हो, तो आप सोचेंगे नहीं नहीं कंजूस नहीं, ये ले। आपकी अपनी ओरिजिनल है भाई। वो आदमी आपको अपने हिसाब से ढालना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उनके हिसाब से एक ठो ढांचा बनाया है, मोमबत्ती की तरह तुमको उठाकर उसमें ठूस दें, उनकी शक्ल का बना लो। भाई जब मुझे नहीं पसंद है शेरवानी कुर्ता शादी में तो मैं क्यों पहनूं? मैं शर्ट पैंट पहन के जाना चाहता हूँ। मैं बैंड बाजा नहीं बजाना चाहता। मैंने एक सज्जन है वहां दिल्ली में, कभी मिलने चलेंगे, उनका तरीका शादी का सबसे अच्छा लगा मुझे। गए लड़की पसंद की, लड़की ने उनको पसंद किया, विदेश की लड़की थी उनकी। इंडिया आ गए और बोलते हैं शादी हो गई हमारी, रहना शुरू कर दिया। उनके भाइयों ने बोला पागल हो गए यार, लोग पूछेंगे शादी कब की तब। बोल देना कर लिए थे, विदेश में कर लिया था, कुछ किया भी या नहीं था।
कोर्ट में जाकर के साइन करके आ गए थे। तो नहीं यार, कुछ शादी करना पड़ेगा, तो ठीक है बुला लो, 2-4 दोस्तों को बुला लिया, घर में पंडित जी को बुला लिया, जैसे हम लोग सत्यनारायण की कथा होती है, हो गई शादी। शाम को अपना होटल में सब लोग खाना खा के आ गए। मात्र 3-4 हज़ार रुपए में इस बंदे ने पूरी शादी कर ली, और आज रह रहा है कम कम से कम नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी होगी 3.5-4-5 करोड़ रुपए की दिल्ली में। उनकी एक बेटी विदेश में रहती है, एक बेटा विदेश में रहता है, और वाइफ भी फॉरेनर है। खुद 6 महीने इंडिया रहते हैं, 6 महीने बाहर रहते हैं। विजय जी हैं, एक अंकल हैं, लखीमपुर नहीं आए। तो मेरा ये कहना है, वो आदमी को लोग देखेंगे तो बोलेंगे पागल है। हम गए थे परसों नरसों यहाँ शादी में, तो कम से कम 10 लाख रुपए की शादी खर्च कर रखी थी उन्होंने। तो ऐसे तो लोग कहेंगे कि देखो, जो ये 10 लाख की शादी की, ये तो नए विचार के आदमी है, नया बैंड बाजा गाना चल रहा है इसमें। लेकिन भैया 100 साल पहले भी ऐसे बैंड बाजा का चलता था, आज भी यही चल रहा है। जो आदमी आपको धक्का दे रहा है वो पुराने विचार का है, आपका ओरिजिनल विचार है, अपना विचार है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे वासना पर, भी वासना पर पहुंचे नहीं हम लोग। बोलता है ज्यादातर लोग जो हैं अपनी जिंदगी से इसलिए डिससेटिस्फाइड हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी को बाहर बाहर से जी रहे हैं अंदर से नहीं जी रहे हैं। बोलता है एक आदमी जो बाहर बाहर जीता है वो हमेशा उस आदमी की तरह होता है जो आंगन को टेढ़ा बोलता है जबकि उसके पैर ठीक से नाच नहीं कर पा रहे हैं। कहावत है हमारे यहाँ, आंगन टेढ़ा। तो बोलेंगे यार गवर्नमेंट बेकार है, मार्केट खराब है, इसलिए हमारा धंधा नहीं चल रहा है, गरीबी इसलिए है क्योंकि बेटा बदमाश है, ये है वो है, खुश नहीं है तो सब और सबकी गलती है। ये कहता है कि दुनिया के सारे सुख एक दुखी आदमी को सुखी नहीं कर सकते, और एक सुखी आदमी को कोई दुखी नहीं कर सकता। और सुखी आदमी कौन है? जो गहराई में जाना चाहता है, हर चीज की गहराई में। बोलता है इसलिए चलिए ये खोज करते हैं कि आज से हम गलतियां करेंगे और अपनी गलतियां करेंगे, दूसरों की गलतियां नहीं करेंगे। सब लोग शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, दूसरों की गलती हम अपनी गलती करें। सब लोग 10 लाख खर्च करते हैं तो मैं 10 ही हजार में करूंगा शादी, या 5 ही हजार में शादी करूंगा, अलग तरीके से करूंगा। गलती वो भी होगी, सब लोग उसमें भी थू थू करेंगे। 10 लाख रुपए खर्च करके थू थू कराने से अच्छा है 10 लाख रुपए बचा के थू थू करा लो। बोलता है मंडेन माइंड, जो दुनियादारू का आदमी है, दुनियादारी का आदमी, सुपरफिशियल आदमी, वो रिस्ट्रिक्टेड फील करता है, उसको बधा बधा महसूस होता है क्योंकि वो आइडियोलॉजी से जीता है। आइडियोलॉजी कहती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, ये सही है, और सवाल नहीं उठाता इसमें कोई चीज गलत क्यों है। दहेज देना चाहिए क्यों? भाई ऐसा है, मान्यता है, ये सही माने जी। लड़की वाले लड़के वालों को नहीं खाना चाहिए क्यों? मान्यता है। तो ये आइडियोलॉजी है, इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। बिना तर्क के लोग जो मान्यताएं बनाते हैं। बोलता है आप ये जान लीजिए कि धरती है, ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दो तरह के लोग हैं इस धरती पर। एक जो इस धरती को मान के चलते हैं कि ये भोग भूमि है, भोग भूमि, भैया आए हो भोग लो, हर चीज का मजा ले लो और जाओ वापस। एक हमारे मित्र हैं, उसको ऐसे बोलते हैं, मजा कर ले मेरी जान फिर न होंगे जवान। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो इस धरती पर आते हैं और ये मानते हैं कि धरती ज्ञान भूमि है, तुम यहाँ पर सीखने आए हो। और क्या सीखने आए हो? अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी को खोजने, अपने आप को खोजने। तो बोलता है जो लोग भोग भूमि की तरह आएंगे वो लोग रोते रोते जाएंगे, क्योंकि भोग ऊपर ऊपर होता है, गहराई में तो ज्ञान आती है। तो आप यहां पर आए किस लिए हैं? ज्ञान के लिए, ज्ञान भूमि के लिए। तो बोलता है क्या हम लोगों को फिर अपने अपने अच्छाई के लिए, अपने सुख के लिए इंतजाम नहीं करना चाहिए, पैसे रुपए नहीं कमाना चाहिए? क्या हम गरीब रहे हैं, गांधी जी की तरह लंगोट पहनकर घूमते रहे? तो नहीं। द वी कैन एंड शुड वर्क एट इम्प्रूविंग आवर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। हमको करना चाहिए और हम करेंगे अपनी बाहरी जिंदगी को सुखमयी। लेकिन आप ये समझ लीजिए, यू शुड मेक द एंड्स ऑल्सो द मीन्स, कि अगर आप रुपया कमा रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं,
कपड़ा खरीद रहे हैं, तो ये एंड नहीं है, ये मीन्स है। एंड मतलब अंत। एक बड़ा घर हो गया, जमीन जायदाद हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चे हो गए, तो यही आपका अंत नहीं है जिंदगी का। ये मीन्स है, ये रास्ता है वहां पहुंचने का कहीं और। आमतौर पे लोगों के लिए एंड होता है, बस भैया यही कहानी का हमारा पर्पस था, पूरा हो गया। लेकिन बोला ये मत सोचिए कि यही कहानी का एंड है, ये रास्ता है बीच बीच में। और तब आप देखेंगे कि जब आप परिवर्तन करेंगे आसपास, गरीबी से अमीरी में आएंगे, तो हर नई चीज आपके आध्यात्म को और गहरा करेगी। जब आप ये मानेंगे कि मैं घर इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं और अच्छे से साधना कर सकूं, मैं घर में एसी इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं जब बैठूं तो मैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए ध्यान में जा सकूं, मैं कंप्यूटर पंखा इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं और देर तक किताब पढ़ सकूं। आप उसको भी साधन की तरह इस्तेमाल करेंगे, साध्य की तरह नहीं कि हमने एसी क्यों लगाया भैया 10 घंटे सोने के लिए, फ्रिज क्यों खरीदा है दारू की बोतल रखने के लिए। तब आप देखेंगे कि हर नई चीज जो आप लेकर आएंगे वो आपकी आध्यात्म को बढ़ाएगी। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं इसको साधन की तरह कर रहा हूं, साध्य की तरह नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि अगर खाली हम लोग रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे अभी बच्ची खत्म हो गई, नहीं, अब एक आदमी के लिए ये दुख है क्योंकि उसकी बेटी खत्म हो गई। एक कहानी है, मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। कहीं जापान या चीन का राजा था, उसका एक बेटा बहुत बहुत बीमार, सब इलाज करने की कोशिश करे, ठीक न कर पाए, तो मरने पर टाइम आ गया था। इतने में झपकी लग गई उसको, 2 दिन से सोया नहीं था बेचारा, बच्चे के पास बैठा हुआ था, झपकी लग गई। वो बहुत गहरा आदमी था, खोज वोज करता था सत्य वत्य की, और समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ कैसा क्यों हो रहा है। और फिर झपकी लग गई और सपना देखा उसने। सपना बहुत लंबा देख लिया उसने। ऐसा होता है ना, कभी कभी आधे घंटे में भी आपको लंबे लंबे सपने आ जाते हैं। उसने देखा कि उसके 4 बच्चे हैं, और जितना बड़ा साम्राज्य था उससे 10 गुना बड़ा साम्राज्य, और चारों बच्चे अलग अलग साम्राज्य को संभाल रहे हैं। खूब तूती बोल रही है, खूब फेमस हो रहे हैं सब कुछ, और ये बहुत खुश है। बच्चे के बारे में सोच रहा होगा, तो बच्चे का सपना देखा उसने, और ये सब देख रहा था, मौज उड़ा रहा था, तब तक कि उसकी बीवी खूब जोर से रोने लगी। उसका बच्चा खत्म हो गया, उससे नींद खुल गई उसकी। अचानक झटका खुला तो उसको देखा, उसको रुलाई नहीं आई। चुप। उसकी बीवी बोलती क्या हुआ, तुम परेशान, ज्यादा परेशान हो, झटका लग गया, शॉक लग गया तुम्हें, रो क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हें तो पता। बोलता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसके लिए रोऊं, इसके लिए अकेले के लिए रोऊं कि 4 जो अभी भी मरे हैं, सपना टूट गया, उनके लिए रोऊं, क्योंकि वो भी बहुत असली सपना था। 4 थे बच्चे, सब कुछ बड़ा सा राजपाट था, सब खत्म हो गया, और यहां पर एक बच्चा खाली मरा हुआ है। तो उसके लिए ये मौत जो थी और गहराई में ले गई उसको, खोजने के लिए कि सत्य क्या है। जो सपना देखा था वो सत्य है कि ये सत्य है। लेकिन एक आम आदमी के लिए, जो बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं कि वो हमारे को बुढ़ापे में देखभाल करेंगे, तो उनके लिए तो दुख है। लेकिन जो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि सोसाइटी में अपने आप को समझना चाहते हैं, हर चीज अपने अपने को समझने के लिए की जाती है। पता है, जनुगा कहती है हर चीज आपकी अपने आप को समझने के लिए की जानी चाहिए। हर चीज को आप यूज कर सकते हैं अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को बनाने के लिए, ब्रेन को डेवलप करने के लिए, सेक्शन 3 सेक्शन 4 को खोलने के लिए। और जब तक आप ये नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से पाप कर रहे हैं। बोलता है यहां तक कि आप भगवान के भजन कर गा रहे हैं तब भी पाप कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को डेवलप करने के लिए नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन हम लोग बात करने वाले थे वासना के ऊपर। जनुगा में इसको ऐसे लिखा गया है कि जो आदमी मॉलिक्यूलर बॉडी को जीते जी फिजिकल शरीर में खोज लेता है, फिर वो मन चाहे समय पर अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों बना सकता है। मतलब आप अभी बैठे हमारे साथ बात कर रहे हैं, जिनोवा की एक्सरसाइज आपने सीख ली,
2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में, और धीमे धीमे आप, सबसे पहला स्टेज क्या होगा, आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी का कंट्रोल आना शुरू होगा, लेकिन जीते जागते नहीं, स्वप्न की दुनिया में। सपने में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये सपना है और ये मेरी असली की बॉडी नहीं है, असली की बॉडी सो रही है, फिजिकल बॉडी, ये मेरी मॉलिक्यूलर बॉडी है, ये पता चलेगा। और उसके बाद आपको लगेगा अच्छा ये मॉलिक्यूलर बॉडी है, तब तो मैं उड़ सकता हूं, देखूं उड़ के देखूं, तब आप उड़ने की कोशिश करेंगे, कभी गिरेंगे कभी उड़ लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉडी के ऊपर फिजिकल दुनिया का जोर नहीं चलता है। फिजिकल दुनिया में काम करती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसलिए फिजिकल दुनिया में हम उड़ नहीं पाते, लेकिन मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती, उसमें हम उड़ सकते हैं। लेकिन हम सब जब मॉलिक्यूलर बॉडी में जाते हैं, तब भी हमको सपने में होता है कि हम तो फिजिकल दुनिया में ही हैं, इसलिए देखा है कभी कभी सपने में हम उड़ जाते हैं। और जब आप मॉलिक्यूलर बॉडी का कंट्रोल सपने में पूरी तरह से स्थापित कर लेंगे, तब जगते हुए भी आंख बंद करके आप अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को अलग कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं और वापस बॉडी में बैठ सकते हैं। और ये चीज बात करने की चीज नहीं है, चीज खोज करके एक्सपीरियंस करने की चीज है। कि अगर किसी को मालूम पड़ गया है सब चीज, अब 4, 5, 10 बेवकूफों को इकट्ठा कर लिया, उनको बता दिया, वो सोचेंगे अरे तो गुरु जी हैं, को सब ज्ञान है। लेकिन गुरु जी ज्ञान तो बोल दिए हैं, लेकिन गुरु जी के सामने जब एक चक्कू दिखा दिया किसी ने, तब उनको कांप रहे हैं, तब मॉलिक्यूलर बॉडी का कोई एहसास नहीं है। इसलिए इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, बजाय खाली जान करके भूल जाने की। नहीं, इसको धीमे धीमे प्रैक्टिस करके सीखने की जरूरत है। आप जैसे अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, जब आप सोने लगे, अपने आप को बताएं कि मैं जानना चाहता हूं, मैं याद रखना चाहता हूं, सपने के समय मुझे सपने के बारे में एहसास हो जाए कि सपना है। इसको ना सुबह याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सपने की दुनिया में आप जब जाएंगे, तो अपने आप से ये कहें सोते सोते कि मैं समझना चाहता हूं, जगता रहना चाहता हूं सपने में भी, बॉडी सो जाएगी लेकिन मैं जगना चाहता हूं। ऐसा अगर बोलें, एक एक्सरसाइज है, उसको आप अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने कर सकें, तो धीमे धीमे सपने में आपकी जागृति आ जाएगी। यही सोते समय आप अपने आप को बोले, बस बार बार सोते सोते आखिरी थॉट यही हो। चक्रों के बारे में सुना है आपने कुछ? चक्र, शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी कुंडलिनी योग में 7 चक्रों का नाम दिया गया है। मूलाधार सबसे नीचे, उसके बाद मणिपुर, नहीं मणिपुर ऊपर है बीच में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अग्नेय, सहस्त्रार, 7 चक्रों का नाम दिया गया। ये किताबों में लिखा गया है कि हमारे शरीर में ही होते हैं, लेकिन जिनोगा बताती है हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, फिजिकल बॉडी का हिस्सा नहीं है, मॉलिक्यूलर बॉडी का हिस्सा है। और जो आईईएसएम योगा में या जिनोगा में जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो हम लोग पढ़ते हैं, वो चक्र नहीं है, चक्र अलग है, ये अलग है। क्लियर? वासना जब छोटे वी से लिखते हैं हम लोग, उसका मतलब होता है हमारे प्री डिस्पोजिशंस। क्या है मतलब? हमारी इंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन एंड ऑल साइकिक एंड अदरवाइज, हमारे झुकाव, हमारी पसंद, हमारे नापसंद। आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई दे गई, आपको बड़ी पसंद आएगी, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो जिसको बहुत पसंद आएगी वो आपका वासना है। रोड पर 2 लोग जा रहे हैं, एक लड़की दिखाई दी, आपको बड़ी पसंद आ रही है, किसी को नहीं पसंद आ रही है, तो आपका झुकाव है। आपने पकड़ नहीं लिया उसको, बट मन तो झुक गया। गाड़ी चला रहे हैं, बगल में एक मोटरसाइकिल पे कोई गया, अचानक से उसका कुर्ता अच्छा लगा, तुम्हारी नजर उस पर चली गई। तो नजर क्यों गई? क्योंकि हमारे दिमाग में एक छोटी सी वासना है। इसी से वो वासना भी आई है कि तुम्हारे अंदर कैसी वासना है, लड़की के साथ सोना चाहते हो, झुकाव। तो लेकिन इसमें खाली सेक्स के प्रति झुकाव नहीं है, सारे झुकाव हैं। भिंडी की सब्जी पसंद करते हैं, बैंगन की सब्जी पसंद नहीं करते हैं, किसी आदमी से बात करना पसंद करते हैं, किसी आदमी को बात करना नहीं पसंद करते,
जैसे आप वहां चिल्ड्रन एकेडमी जाते हैं, वो बंदा आपको पसंद नहीं आता, वो आपकी वासना है। कोई आदमी आपको पसंद आता है, आप वहां जाते हैं, सेंट्रल स्कूल जाते हैं, वहां पर कोई पसंद आता है, वो आपकी वासना है। छोटे 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 ढेर सारे अरबों वासना हमारे दिमाग में बने रहते हैं। और जब इसी को कंबाइंड कर दीजिए सबको, तो उसको बोलते हैं कैपिटल वी से वासना, और उसका मतलब होता है दिमागी संविधान, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम मरते हैं तो फिजिकल बॉडी तो यहीं समा जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर बॉडी में ये सब वासना इकट्ठे होकर के अलग जगह जाकर के इकट्ठी हो जाती है। और कुछ सालों बाद, कुछ 100 सालों बाद, कुछ 1000 सालों बाद जब फिर से आप पैदा होते हैं, तो आपकी आत्मा और आपका ये संविधान इकट्ठे होकर के फिर से जन्म लेते हैं। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अपनी वासनाओं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वासना ही वो फोर्स है जो हमसे काम कराती हैं। इसको आप आम भाषा में इंटरेस्ट बोल लीजिए। भैया हम किताब पढ़ते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं आता। भैया हम गाड़ी चलाते हैं, हमको इंटरेस्ट आता है। तो गाड़ी के प्रति हमारा इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि हमने 6 साल 7 साल चलाया है। किताब के प्रति इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं चलाया हमने किताब, खोली नहीं क्यों किताब। कुछ लोग हैं दारू पीते हैं, 15 साल में दारू पीने की अपनी आदत डाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप साधु बन जाएं, तो आपको धीमे धीमे, जैसे दारू के प्रति आपका झुकाव था या बना, ऐसे अपने झुकाव वहां से बदलकर कहीं और बदलने पड़ेंगे। आपको पुराने दोस्त धीमे धीमे अजनबी की तरह लगेंगे। नए लोग जिनकी अलग एनर्जी है, अलग सोच है, वो आपको अपने लगना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पहले अरबपति बनना चाहते थे, खरबपति बनना चाहते थे, तो बिजनेसमैन अच्छा लगता है। अब आप साधु बनना चाहते हैं तो आपको योगी अच्छे लगेंगे। तो बोलता है ओनली a mental resolution contrary to one's own vasana will meet with pitfall, just as statute against constitution is void। तो अगर आपकी वासना पुरानी है और आप डिसीजन लेते हैं नया, कि मन में आप चाहते हैं पैसे कमाना, अभी भी पैसा अमीर बनना चाहते हैं, और किसी की बात सुन करके बोल दिया नहीं नहीं मैं योगी बनूंगा, तो आपको बड़ी मुश्किलें आएंगी। हाँ, क्या करना चाहिए मुझे? जुनोगा ने क्या कहा है? आंख बंद करके ऐसे बैठे रहो। नींद आ रही है क्यों? क्योंकि अभी भी मन तो चाहता है पैसा, लेकिन थोड़ा सा एक हिस्सा है उसको लालच आ गया है कि योग कर लें। तो बोल रहे हैं कि अगर आपकी पुरानी वासनाएं हैं और आप नई इच्छाएं करेंगे तुरंत और चाहेंगे पूरी हो जाए, तो हो नहीं पाएगी। क्योंकि गहराई से आपका दिमाग क्या चाहता है? लड़की से मिलना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, और अब नया नया शौक पल पल गया आपको कि मैं योगी बनना चाहता हूं। तो आप योग करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको नींद आएगी। जुनुका बोलती है धीमे धीमे खाना कम करिए अपना। और अमीर बनना चाहते हैं क्यों? ताकि हम अच्छे से खाना खा सकें, मक्खन मलाई रोटी खा सकें। और जुनुका बोल रही है कि कम खाओ। तो कम खा रहे हैं मतलब मेरे सामने दुकान आ गई, मेरे जेब में पैसा आ गया, लेकिन मुंह से लार टपक रही। तो कह रहे हैं आप कम खाने की चिंता उस समय मत करिएगा, उस समय चिंता करिएगा पहले साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में अपना वासना को ठीक करिए। क्योंकि जब आपको कम खाने में भी उतना ही लार टपकेगी। कम खाने में कैसे लार टपकेगी? भाई जब बहुत स्ट्रांग इच्छा होगी। मैं एक बार ऐसे बैठा हुआ था किताब रख के 3 स्टेप कर रहा था, और अचानक से मैं देख रहा हूं कि मेरी बॉडी में से मेरी बॉडी अलग हो रही है। मॉलिक्यूलर बॉडी अलग हुई कुछ देर के लिए, और तब तक मैंने देखा कि इलाहाबाद में था मैं, मेरी माता जी कपड़े वपड़े बुनाई कर रही थी, स्वेटर बना रही थी, और कोई पड़ोसन आई थी, उनके साथ बातचीत कर रही थी। तो मैंने देखा ये लोग बातचीत कर रही हैं और मामी सामने से आई हैं। तब तक से फिर मुझे लगा अरे ये तो मैं अपने अपने रूम में था, वहां यहाँ कैसे पहुंच गया? ऊपर से नीचे, ऊपर के रूम में मैं अपना 3 स्टेप कर रहा था। फिर जब आंख खुली तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई, तो मैं नीचे गया तो देखा वो आंटी वहां बैठी थी और मेरी माता जी वही कपड़ा बुन रही थी। मॉलिक्यूलर बॉडी का ट्रैवलिंग पैर से नहीं होता, उस करके पहुंच जाता है, थॉट की स्पीड से वो ट्रैवल करता है। मुझे इतनी लालच आई उसकी, उस चीज को, कि मैंने फिर कम से कम 3 महीने तक उस एक्सरसाइज को खूब खूब मन से किया, और खाना बहुत कम कर दिया था मैंने। दिन भर में करीब आधी, 1 1.5 रोटी, 2 रोटी बस।
लेकिन वो इसलिए क्योंकि भाई मेरा लालच हो गया उसके लिए, मेरी वासना धीमे धीमे बदलना शुरू हो गई। वासना बनती कैसे है? खाना खाते समय हमारे विचार जैसे होते हैं उससे। जिस समय खाना खा रहे हैं उस समय अगर हमारे क्रोधी विचार हैं तो हमारी वासना क्रोधी वाली बन जाएगी। खाना खाते समय अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें कि रेप हो रहा है तो हमारे विचार रेप वाले हो जाएंगे। हम नहीं चाहते फिर भी कोई किसी का बदला ले रहा है और हम उसको देख रहे हैं तो हमारे विचार वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए खाना खाते समय पुराने जमाने में प्रथा बनाई गई थी कि शांत रहो और पहले प्रार्थना करके तब खाओ। और जिनोगा तो एक और स्टेप आगे जाती है, बोलती है कि खाना खाते समय अपने दिमाग में करेक्टिव मेथड्स को बोलते रहो। जैसे एक करेक्टिव मेथड ये है कि मृत्यु तो जीवन का सच है और मृत्यु को जीवन ही समझो। डेथ इज द लॉ ऑफ बीइंग एंड वाइज डिस्क्राइब्ड इट एज लाइफ। कि मृत्यु, डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग, मृत्यु जिंदगी का नियम है। और मृत्यु, कंसिडर डेथ एज लाइफ, और लाइफ को डेथ को लाइफ ही मानो। तब तुम मरते समय सो नहीं जाओगे, जिंदा रहोगे, डर नहीं लगेगा फिर आपको। ये बार 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 खाना खाते समय बोलेंगे जब, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100, 200, 500, 1000 बार, धीमे धीमे जो आपकी गहरी डर है वो इस वासना से वो वासना खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो भी झूठ मूठ का ही डर है, जानते नहीं है डर मरने के बाद क्या होता है। देखा नहीं कभी किसी को मरने के बाद, लेकिन डरते हैं क्योंकि लोग डरते हैं। आपको देखा डरते हुए तो मैंने भी सीख लिया डरते हुए। अब छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई मर जाए तो उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो एक एक्सरसाइज ये है कि खाना खाते समय हम लोग शांत रहें। इसको तो जनुगा बोलती है इनडिस्पेंसिबल रूल, कि खाना खाते समय बिल्कुल नहीं बात करना चाहिए। जनुगा को चेंज, हाँ, क्योंकि वासना आपके खाने से ही बनता है। खाना खाते समय जो आपके विचार होते हैं वो इंजेक्शन की तरह खाने के आसपास घूमते हैं और उसके बाद बॉडी में जाकर के वो शरीर के हिस्से बन जाते हैं, सेल बन जाता है। आखिर ये बॉडी किससे बनती है? हमने खाना खाया, वो खाना जो है टूटता है शरीर में, और उस टूट के अगर मुझे आपके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और उस समय मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे शरीर में और गुस्से की आधा किलो गुस्सा बढ़ा लिया हम। इसलिए जिस समय गुस्सा आ रहा है उस समय खाना नहीं खाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए रुको, जाओ, 3 स्टेप कराओ, अपने आप को शांत कर लो और उसके बाद आके खाना खाओ। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं पता है? गुस्से में अगर खाना खा रहे हैं तो हम आधा किलो जहर खा रहे हैं। इसलिए ऋषि मुनि पुराने जमाने में, अभी भी कुछ लोग हैं, अपना खाना खुद ही बना बना के खाते हैं। बोलते हैं हम किसी और के हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। भाई जो खाना बना रहा है उसका भी तो विचार चल रहा है। अब ज्योति खाना बनाती है तो रोट वो गाने सुन रही है तो वो वासना उसमें जा रही है। लेकिन जनोगा कहती है अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा कंट्रोल है वो आपके पास है, क्योंकि आप खाना खाते समय उसके चेंज कर सकते हैं विचार, भोजन के। तो सामने वाला क्या कर रहा है दूसरी बात है, होटल में जा रहे हैं, क्या सोच के कौन क्या बना रहा है पता नहीं, लेकिन जब प्लेट आपके पास आ गई तो उस समय आप बोले कि भगवान धन्यवाद, थैंक यू, और इसको मेरे शरीर में जाकर के मुझे हेल्प करो कि मेरी मॉलिक्यूलर बॉडी बनने में। इस हर सेल की अपनी अपनी वासना होती है, वो इसी से बनती है खाना खाते समय। हम बात कर रहे हैं किसी से खाना खाते समय कुछ भी, अरे पता है वो तो बड़ा दुष्ट आदमी था, वो तो अच्छा हुआ मर गया। तो जरा सा हमने क्रोध का डाल दिया, हल्का सा क्रोध, अच्छा हुआ मर गया, थोड़ा सा क्रोध है, वो क्रोध, थोड़ा सा क्रोध हमारे खाने में घुस गया, जरा सा हमने मिट्टी उठा करके खाने में डाल ली, तो ये वासना धीमे धीमे ऐसे ठीक होती है।